अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 उसका लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। ये हमारे प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्टेड है जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे। तो एक मेजर सोर्स पेट्रोलियम है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम का सबसे पहले इसका वर्ड का ओरिजिन देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम वर्ड जो है बेसिकली लैटिन वर्ड से डिराइव है। तो लैटिन वर्ड क्या है? पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो पेट्रा ओलियम से मिलके पेट्रोलियम बना है, यानी कि अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या वर्ड बनेगा? रॉक ऑयल। अब रॉक ऑयल कहने से क्या मुराद है लैटिन लैंग्वेज के अंदर? जब हम इसके ओरिजिन को स्टडी करेंगे तो आप इसके मीनिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं डेफिनेशन की जानिब। तो डेफिनेशन इसकी जो है ये बेसिकली इसकी फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन कर रही है और वो डेफिनेशन क्या है? ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक viscous oily liquid found beneath the earth crust। पेट्रोलियम को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एक ब्राउन कलर का या ग्रीनिश ब्लैक नियर टू ब्लैक कलर का एक विस्कस कंपाउंड है। विस्कस कंपाउंड या विस्कस लिक्विड्स क्या हो सकते हैं? इसकी कॉमन एग्जांपल है कि जब किसी जगह कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि सीमेंट, बजरी और पानी को मिक्स करके तो एक मिक्सचर सा प्रिपेयर किया जाता है जो कि नियर टू लिक्विड होता है बट थोड़ा सा आपको वो सॉलिड भी फील हो रहा होता है, यानी कि उसकी कंपोजिशन ना तो पानी की तरह होती है ना ही सॉलिड मट्टी की तरह होती है, इन बिटवीन होती है, गारा टाइप होती है। तो विस्कस लिक्विड्स जो होते हैं ये इसी टाइप के होते हैं, इन बिटवीन लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं। ना ये सॉलिड्स में क्लासीफाई करेंगे ना आप इनको लिक्विड्स में प्योरली क्लासीफाई करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं और इनकी कंपोजिशन C1 टू C40 तक हो सकती है। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ज़्यादा कंपोजिशन में इसमें कार्बन और इसके कंपाउंड पाए जाते हैं, जबकि माइनॉरिटीज़ में या लेस परसेंटेज में हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी पेट्रोलियम के अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि इट्स अ मिक्सचर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये मिक्सचर होता है, इट्स सेल्फ पेट्रोलियम कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एक मिक्सचर है। अब आते हैं कि ये जो पेट्रोलियम मिक्सचर है ये बना कैसे। तो सबसे पहली बात कि साइंटिस्ट को एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शंस का नहीं पता कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स से पेट्रोलियम बना, बल्कि एक हाइपोथेटिकल थेरीज़ हैं। इन थेरीज़ की वजह से हम इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बहुत सी थेरीज़ हैं जिनमें कार्बाइड थेरी है, ऑर्गेनिक थेरी है। हम यहाँ पर मॉडर्न थेरी की बात करेंगे जो कि काफ़ी एक्सेप्टेबल है और जिसका ये कहना है कि पेट्रोलियम का जो ओरिजिन है वो कुछ यूँ हुआ कि जितने भी मैरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनमें एनिमल्स थे या प्लांट्स थे और जितने भी फॉरेस्ट थे, एंसेस्टर्स जो बहुत पुराने पुराने दरख्त थे, वो किसी भी हादसे की वजह से दफन हो गए और दफन होने के बाद वो जो ज़मीन के नीचे पोरस रॉक्स हैं इनके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स रहे। अब यहाँ पर इन ये जो हमारे पास फॉरेस्ट है ये किसी भी हादसे की वजह से जब ज़ेरे ज़मीन आ गया और ये मैरीन एनिमल्स और प्लांट्स ये सारे के सारे इन रॉक्स के इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आ गए, तो यहाँ पर
हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए, पेट्रोलियम लिक्विड में कन्वर्ट हुए। जब ये पेट्रोलियम लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो ये रॉक्स चूँकि पोरस थी, तो पोरस होने की वजह से ये यहाँ से सीप डाउन करती हुई एक ऐसे एरिया में पहुँची जो आज हमें पेट्रोलियम रेजरवायर्स की सूरत में मिलते हैं। अब ये थिक लिक्विड जो है यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया, बिकॉज इसके नीचे का जो पोर्शन है ये सारे का सारा नॉन पोरस है। ये नॉन पोरस रॉक्स हैं, जबकि ऊपर का सारा पोर्शन जो है ये क्या है, पोरस रॉक्स हैं। पोरस रॉक्स का मतलब ये है कि इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस मौजूद है जिसकी वजह से लिक्विड्स इनके अंदर से मूव कर जाएगा। कॉमन एग्जांपल है कि आप ज़मीन पे जब पानी डालते हो तो थोड़ी देर बाद अगर आप ज़मीन को खोदो तो देखते हो कि पानी जो है वो थोड़ा सा नीचे सीप डाउन कर गया है। तो वो सीप डाउन किस वजह से होता है कि ज़मीन के पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है। तो इसी तरह ये जो रॉक्स हैं इनके दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस था, तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक मैटर था जब इसकी डिकम्पोजिशन हुई और बैक्टीरियल एक्शन के अंडर ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुआ तो लिक्विड फेज़ में ये नीचे आना शुरू हो गया। और नीचे नॉन पोरस चूँकि रॉक्स थी तो मज़ीद नीचे नहीं जा सका, ये ऊपर ही इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर इसके रेजरवायर्स बन गए। तो यहाँ पर ये जो रेजरवायर बन गए फिर हम किसी भी टूल की मदद से यहाँ से इसको निकालते हैं और इसके निकालने का जो प्रोसीजर है हम उसको भी डिटेल में देखेंगे, इसी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर ही देखेंगे। तो अब यहाँ तक था इसका ओरिजिन कि किस तरह से पेट्रोलियम बना, बट ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये एक थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम बना है जब हम इसको निकालते हैं तो निकालने के बाद बिकॉज इट्स अ मिक्सचर और हमें तो चूँकि मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें कंपाउंड्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं। और रिफाइनिंग किस तरह से करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, सेपरेशन of components on the basis of boiling point। हर केमिकल कंपाउंड का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक होता है। आप किसी भी कंपाउंड को उसके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से दूसरे कंपाउंड से अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम नमक और पानी को जब एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं और बॉयल करें तो बॉयल करने से क्या होगा कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अबाउट 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री पे पानी सारे का सारा एवेपोरेट कर जाएगा और नीचे सारे का सारा नमक बच जाएगा। बिकॉज कि नमक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, वो 1400 डिग्री के राउंड अबाउट है, तो इस वजह से नमक जो है वो सॉलिड स्टेट में पड़ा रहेगा, पानी सारे का सारा एवेपोरेट कर जाएगा। इसी तरह आप 2-3 चीज़ों का मिक्सचर कर लें, वाटर ले लें, ईथर ले लें, अल्कोहल ले लें। आप इन तीनों को मिक्सचर को हीट करना शुरू करें तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि 34 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप जैसे हीट करेंगे ईथर इवेपोरेट कर जाएगा, आप उसको सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद अल्कोहल 78 डिग्री पे इवेपोरेट करना शुरू कर देगा और एग्जैक्ट 100 डिग्री पे पानी भी इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। नीचे अगर कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो रह जाएंगी। तो अब इस तरह ऑन द बिहाफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जब आप किसी भी चीज़ की सेपरेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम क्या करने लगे हैं, हम फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर इस पेट्रोलियम को ऐड करने लगे हैं जिसको हमने अर्थ क्रस्ट के नीचे से निकाला है। निकालने के बाद हमने इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की है, हमने इसको हीटअप किया है। हीटअप करने पे क्या हुआ है कि इसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स बाहर इवेपोरेट किए हैं। अब उसकी इवेपोरेशन के बाद हमने उनको स्टडी किया और उनकी कंपोजिशन वगैरह लिखी है। तो सबसे पहला नेचुरल गैस जिसको हम पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं। अब नेचुरल गैस जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, CH4 यानी कि कार्बन कंटेंट 1 है और ये कितने तक है, C4 तक है। इसमें मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तो 4 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। इस वजह से मैंने एग्जैक्ट बॉइलिंग रेंज नहीं लिखी बल्कि क्या लिखा है, लेस देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 4 मुख्तलिफ चूँकि कंपाउंड्स हैं तो इस वजह से लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सारे के सारे क्या कर जाएंगे, एवेपोरेट कर जाएंगे। और इनका बेसिक यूज़ क्या है कि ये एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। हम आमतौर पे घरों में भी इनको बर्निंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर जो है इसमें C5H12 और उसके बाद C6H14 पेंटेन और
हेक्सेन मौजूद होता है और इसके बॉइलिंग रेंज कितना है 20 डिग्री टू 60 डिग्री। अब जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री पे पहुंचेगा तो जो फ्रैक्शनेटिंग टावर है उसके अंदर से क्या होगा कि पेट्रोलियम ईथर निकलना शुरू हो जाएगा और इसके दो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये क्या यूज़ होते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, पेट्रोलियम ईथर। उसके बाद है लिग्रियन, इसमें C6H14 और C7H16 दो कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इनकी बॉइलिंग रेंज कितनी है 60 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यूजेस के तौर पे आए तो ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं और एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, रॉ मटेरियल बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो किसी और केमिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं ताकि कोई नई प्रोडक्ट बनाई जा सके। आगे बात करते हैं गैसोलीन की। तो गैसोलीन जो है इसको हम अमूमन पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, आल्दो कि पेट्रोल थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, बट गैसोलीन जो है ये प्योर फॉर्म है। तो C4H10 टू C13H28। अच्छा, ये जो सारी की सारी रेंज है ना C4 टू C13 तक, इस सारी रेंज को हम नाम देते हैं गैसोलीन का। तो जिसकी वजह से समटाइम हम पेट्रोल को भी गैसोलीन में ही कंसीडर करते हैं, जबकि पेट्रोल की जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है वो आपके सामने लिखी हुई है C8H18। ये आपके पास क्या है, पेट्रोल की कंपोजिशन है, लेकिन चूंकि वो गैसोलीन की रेंज में आता है तो इस वजह से हम उसको समटाइम गैसोलीन कह देते हैं। ताहम पेट्रोल की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है हम उसको गैसोलीन कहते हैं जब पेट्रोल खरीदने जाएं। अब इसकी बॉइलिंग रेंज कितनी है 40 डिग्री टू 220 डिग्री। ये रेंज नीचे कम क्यों है, बिकॉज कार्बन कंटेंट C4 से स्टार्ट हो रहा है। तो C4 से C13 के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सारों को हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन का नाम बोलते हैं। और क्या है, मोटर फ्यूल के तौर पे ये जो लाइट जितनी भी व्हीकल्स होती हैं ना, जैसे कम स्पीड वाली गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल है, तो इन सब में इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। उसके बाद बात करते हैं केरोसिन ऑयल की। तो केरोसिन जो है इसमें C8 टू H18, C8H18 टू C14H30 तक के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, अमूमन आप 10 तक पढ़ते हो कि डेका के बाद के जितने भी होते हैं तो उनको कैसे नाम देते हैं, तो पहले आप डेका लगाएंगे, डेका के बाद जो भी है, अब डेका के बाद ब्यूटेन है ना, तो आप डेका ब्यूटेन लगाएंगे किसके लिए, C14H30 के लिए। तो डेका ब्यूटेन तक ही हो सकता है, हेप्टेन से लेकर डेका ब्यूटेन तक। और इसकी बॉइलिंग रेंज कितनी है 175 टू 325 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या होता है, एज अ हीटिंग फ्यूल यूज़ होता है। हीटिंग फ्यूल कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है या हैवी शिप्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये केरोसिन ऑयल को आपने मैट्रिक में पढ़ा था केरोसिन ऑयल, बट यहाँ पर उन्होंने इसको सेपरेट किया गैस ऑयल के नाम से। तो ये इसकी कार्बन कंपोजिशन क्या है, C12 टू H26 और C18H38। जबकि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपके पास इसका इसकी बॉइलिंग रेंज जो है वो कितनी है, लेस देन 275 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसको यूज़ किया जाता है एज अ डीजल या हीटिंग फ्यूल। तो जो हैवी इंजन होते हैं शिप्स के हैं या ट्रैक्टर या इस तरह की हैवी मशीनरी है, तो उसमें एज अ डीजल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं लुब्रिकेंट्स ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये विस्कस लिक्विड्स हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये किसी भी दो मशीनरी के अंदर जहां पर आलात एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एज अ लुब्रिकेंट इनका यूजेज हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हमारे पास है पैराफिन। तो पैराफिन जो है ये सॉलिड फेज में पाए जाते हैं और इनको वैक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन बिटवीन सॉलिड लिक्विड फेज हमने बनानी हो। एस्फॉल्ट की बात करते हैं, पेट्रोलियम कोक के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये भी सॉलिड फेज में है और इसकी बॉइलिंग रेंज चूँकि सॉलिड है और अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड नियरेस्ट है, तो हम इस वजह से हम इसको सॉलिड ही लिख रहे हैं बजाय इसके कि इसका टेम्परेचर लिखें। इसका काम क्या होता है, रूफिंग, यानी कि आप किसी भी जगह कोई बाकायदा तह बनाना चाहते हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पेविंग, यानी कि आपने किसी जगह सरफेस को स्मूथ करना है, हमवार करना है, तो आप इसको डाल के उस जगह को हमवार कर सकते हो या फिर एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ फ्यूल इसका क्या यूजेज है, एज अ फ्यूल मतलब हम इसको जब बर्निंग करेंगे तो इसकी कंबस्चन मैक्सिमम होगी, तो हम इसको बर्न करके इसको कंटिन्यूस हीट सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सारी की सारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जो इंडस्ट्री कर रही होती है, हम उसको बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी जो है पाकिस्तान के अंदर 4 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो है 4 मुख्तलिफ रिफाइनरीज काम कर रही हैं। वन ऑफ देम इज़ पाक अरब जो कि नियर टू मुल्तान एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद
अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि रावलपिंडी के करीब है, और उसके बाद 2 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। ये पाकिस्तान की जो है इनमें से सिर्फ एक रिफाइनरी है जो गवर्नमेंट के अपने अंडर है, बाकी सब प्राइवेट हैं। तो इन रिफाइनरीज़ का काम क्या होता है कि ज़मीन से जो पेट्रोलियम निकला है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें और उससे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को लेकर उसको मार्केट में सप्लाई किया जा सके। तो आज का जो टॉपिक था बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था। इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ओरिजिन इसका क्या है, किस तरह से बना है। तो उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स अगो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि इस पाथवे से ये रिएक्शन कैरी ऑन हुआ। अगर ऐसा होता तो हम आज आर्टिफिशियली पेट्रोलियम भी बनाने के काबिल हो चुके होते। तो हम जो कि आर्टिफिशियल नहीं बना सकते बिकॉज हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो है ये वुड को पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर को पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देगा। तो आज का टॉपिक एक जनरल डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात होगी पेट्रोलियम की क्रैकिंग पे और इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।